प्रिया। आज आप सभी के सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करने वाली हूँ। जो हमारा एमपीपीएससी प्री का यूनिट 4 है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमारे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं अमेरिका को, कि अमेरिका से जो है कहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा यूएसए, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और जो इसकी करेंसी है वो है यूएस डॉलर। और इस यहाँ पर जो डोमिनेंट रिलीजन है वो है क्रिश्चियन। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं, बेसिक नॉलेज है। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी और इसकी करेंसी है डॉलर। अब इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो माउंटेन रेंज, यहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, तो पहली है यहाँ पर रॉकी, सेकेंड अपलेशियन, ब्रुक्स रेंज, सियरा निवेदा और कैस्केड रेंज और कोस्ट रेंज। तो इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है सिचुएटेड है। ये यहाँ पर देखिए, ये है हमारी रॉकी माउंटेन रेंज। इसके बाद यहाँ पर आती है अपलेशियन माउंटेन, फिर ये जो है हमारे यहाँ पर सियरा निवेदा, यहाँ पर एक कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज और ब्रुक्स रेंज। तो ये मेन जो है हमारी माउंटेन रेंज है जो अमेरिका में है। उसके बाद अगर हम लेक्स देखें, यहाँ पर कौन कौन से लेक्स है, तो वो है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। तो इसे ग्रेट लेक्स भी कहते हैं कि ग्रेट लेक्स किस कंट्री में है, अमेरिका में। और ग्रेट लेक में टोटल 5 लेक आती है। इसमें है पहली हमारी सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील, ये 5 झीलें। अब इसमें हम देखें तो जो मिशिगन, ये है हमारी कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर। ये बॉर्डर जो है ये इससे ऊपर कौन सी कंट्री है, कनाडा, इससे नीचे जो है वो है हमारी अमेरिका। तो कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर ही स्थित है ये सारी जो है झीलें। इसमें से बस जो मिशिगन झील है वो प्रॉपर अमेरिका में है। तो मिशिगन के लिए हम याद करेंगे कि जो मिशिगन झील है या लेक मिशिगन है वो ओनली अमेरिका में है, जबकि लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो ये चारों जो है अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। तो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील, जो कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर सिचुएटेड है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर। उसके बाद अगर हम रॉकी माउंटेन की बात करें तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अमेरिका। रॉकी माउंटेन पूरे नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी पर्वत। ये देख लीजिए रॉकी पर्वत, इस जगह कनाडा और अमेरिका में पूरा फैला हुआ है हमारा रॉकी पर्वत। अब रॉकी पर्वत है तो ये तो हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत हुआ। अब उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो पर्वत चोटी कौन सी है, यहाँ पर माउंट मैकिनले पर्वत चोटी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले, जो अलास्का में सिचुएटेड है। अब अलास्का कहाँ है, यहाँ पर, और अलास्का अमेरिका का ही एक हिस्सा है। और जो माउंट मैकिनले है नॉर्थ अमेरिका या उत्तर महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो कहाँ पर स्थित है, अलास्का मतलब अमेरिका में स्थित है। और माउंट मैकिनले को है हम देनाली भी कहते हैं। माउंट मैकिनले का नाम अभी चेंज करके देनाली कर दिया है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देनाली या माउंट मैकिनले। उसके बाद अगर हम यहाँ की नदियों की बात करें तो मेजर नदियाँ हैं यहाँ की कोलोराडो नदी, रियो ग्रांडे नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी और याकुन नदी। नदियों को हम यहाँ पर मैप में देखें तो ये यहाँ पर है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी से एक हम फैक्ट याद कर सकते हैं कि कोलोराडो नदी पर हूवर बांध, हूवर डैम स्थित है। अमेरिका का एक फेमस डैम है हूवर डैम, जो कौन सी नदी पर है, कोलोराडो नदी पर है। उसके बाद यहाँ पर एक नदी है मिसिसिपी मिसौरी। ये मिसिसिपी मिसौरी जो है पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी अमेरिका या उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी। उसके अलावा यहाँ पर एक नदी है ओहियो नदी, ओहियो नदी की एक सहायक नदी है टेनेसी नदी। ओहियो में एक सहायक है टेनेसी नदी। तो टेनेसी नदी पर एक परियोजना है टेनेसी परियोजना या टेनेसी
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कहाँ पर है, अमेरिका में। और टेलीसी प्रोजेक्ट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारत की पहली, जो हमारा स्वतंत्र भारत या इंडिपेंडेंट इंडिया था, तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, बताइए आप लोग। तो जो हमारी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना। और जो दामोदर घाटी परियोजना थी उसका जो हमने मॉडल लिया था वो लिया था हमने टेलीसी परियोजना से, जो अमेरिका की एक परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, उसको हमने किस मॉडल पर बनाया था, टेलीसी परियोजना के मॉडल पर, जो अमेरिका की एक परियोजना है, ओहियो की सहायक नदी टेलीसी नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो एक नदी है हमारी रियो ग्रांडे नदी। तो जो रियो ग्रांडे नदी है, यहाँ देखिए आप, नीचे एक देश है मैक्सिको और ये देश है हमारा अमेरिका। तो अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर है ये रियो ग्रांडे नदी। अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, रियो ग्रांडे नदी बनाती है। इसके अलावा एक यहाँ पर है ये सेंट लॉरेंस नदी। तो अमेरिका से ऊपर जो देश है वो है कनाडा। तो कनाडा और अमेरिका की सीमा कौन सी नदी बना रही है, सेंट लॉरेंस नदी। तो ये जो है मेजर यहाँ की नदियां हमने देख ली है। पहली है कोलोराडो नदी जिस पर हूवर डैम स्थित है। उसके बाद जो है रियो ग्रांडे नदी जो मैक्सिको और कनाडा की बॉर्डर बनाती है। फिर है यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी नदी जो पूरे अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी नदी। फिर यहाँ पर ओहियो नदी की एक सहायक नदी है टेनेसी, उस पर यहाँ पर एक टेनेसी परियोजना है जो हमारी दामोदर घाटी परियोजना इसी के मॉडल पर बनाई गई है। और है यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी जो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर बना रही है। और कोलंबिया नदी है यहाँ पर जो अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई हमारी नदियाँ। अब हम बात करें यहाँ के प्लेट्यू या पठार की। तो कौन से पठार यहाँ पर, कोलोराडो पठार, ओजार्क पठार, एडवर्ड पठार और पीडमोंट पठार। अब इनकी लोकेशन हम देख लें कहाँ पर है। तो कोलोराडो पठार, ये यहाँ पर ये कोलोराडो पठार है। इसके अलावा और कौन सा है यहाँ पर, ओजार्क पठार और एडवर्ड पठार। तो जो ओजार्क पठार है वो भी इसी जगह है, यहाँ पर है ओजार्क और यहाँ पर है एडवर्ड पठार, एडवर्ड और यहाँ पर है ओजार्क। तो कौन कौन से पठार हो गए हमारे अमेरिका में, कोलोराडो पठार, ये हो गया कोलोराडो पठार, फिर ओजार्क पठार और एडवर्ड पठार और पीडमांट। तो पीडमांट पठार ये इस जगह पर है, पीडमांट पठार। 4 पठार हैं अमेरिका में, कोलोराडो पठार, एडवर्ड पठार, ओजार्क पठार और पीडमांट पठार। अब हम बात करें यहाँ पर डेजर्ट की, कौन कौन से रेगिस्तान जो है अमेरिका में है। तो पहला है ग्रेट बेसिन, ये है ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन क्या है, एक रेगिस्तान है जो अमेरिका में है। उसके अलावा यहाँ पर एक चिहुआहुआन मरुस्थल है, ये यहाँ पर मतलब मेक्सिको और अमेरिका दोनों के बीच में है चिहुआहुआन मरुस्थल। फिर जो है सोनोरन डेजर्ट, तो सोनोरन डेजर्ट ये यहाँ पर, सोनोरन डेजर्ट भी मेक्सिको और अमेरिका के बीच में है। फिर जो बात करते हैं हम मोजावे मरुस्थल, ये अमेरिका में है मोजावे मरुस्थल। तो 3-4 मरुस्थल जो है यहाँ पर मेजर है। पहला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, फिर मोजावे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल और चिहुआहुआन, जिसमें से ग्रेट बेसिन और मोजावे ये दोनों प्रॉपर अमेरिका में है और सोनोरन और चिहुआहुआन ये दोनों मरुस्थल जो है मेक्सिको और अमेरिका की दोनों के बीच में है। अब हम बात करें यहाँ पर ग्रासलैंड की, कि यहाँ पर ग्रासलैंड या फिर घास के मैदान जो है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पाए जाते हैं प्रेरीज घास के मैदान। अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्रेरीज घास के मैदान के नाम से। ऐसे जो हमारे एशिया और यूरोप में घास के मैदान है उन्हें हम स्टेपी घास के मैदान कहते हैं। सेम टू सेम जो वेनेजुएला है वहाँ पर लानोस घास के मैदान होते हैं। ऐसे ही हमारा जो ब्राजील है वहाँ पर कैंपोस घास के मैदान। तो अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो प्रेयरीज घास के मैदान जो कनाडा और अमेरिका दोनों में पाए जाते हैं। फिर और जो प्रेयरीज घास के मैदान है इन्हें हम ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, मतलब विश्व के अन्न का भंडार। इसके बाद यहाँ पर है बेरिंग जल संधि। तो
बेरिंग जल संधि किसके कहाँ पर है? अमेरिका और रशिया के बीच में है बेरिंग जल संधि। तो ये हो गया हमारा अलास्का वाला पोर्शन, अलास्का, ये हमारे अमेरिका, ये बीच वाला जो है ये पूरा अमेरिका हो गया, और यहाँ पर है ये अलास्का, और ये हो गया हमारा कनाडा। तो अलास्का यहाँ पर, और इधर हम देखें तो इधर रशिया आ जाता है, यहाँ पर रशिया और अलास्का। तो रशिया और अलास्का के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। और अलास्का जो है अमेरिका का पोर्शन है, मतलब ये अमेरिका और रशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। और ये किन दो जलीय क्षेत्रों को जो है कनेक्ट करती है? तो पहला हो जाएगा हमारा बेरिंग सागर, बेरिंग सी, और यहाँ पर ऊपर आ जाता है आर्कटिक सागर, आर्कटिक सी। यहाँ जो है हमारा कनाडा, इससे ऊपर कौन सा महासागर आ गया है? आर्कटिक महासागर। तो जो बेरिंग जल संधि है वो रशिया और अमेरिका मतलब अलास्का, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों को अलग करती है। और यहाँ पर है बेरिंग सागर और ऊपर है आर्कटिक सागर, तो इन दोनों को ये जल संधि जोड़ती है। फिर है यहाँ पर डेविस जल संधि। खैर डेविस जल संधि कनाडा में आती है, लेकिन अब आ गई है तो देख लो एक बार। डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। तो ये है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड, एक बड़ा द्वीप है, द्वीप आइलैंड। तो ग्रीनलैंड और ये हो गया कनाडा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। फिर और ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? बैफिन बे और लेब्राडोर। तो यहाँ पर है हमारे लेब्राडोर सागर, यहाँ पर है बैफिन, तो इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। फिर फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि कहाँ पर है? तो ये एक देश है क्यूबा, क्यूबा ये देश है यहाँ पर क्यूबा, कैरिबियन सागर में एक देश है क्यूबा। और ये हो गया हमारा अमेरिका, अमेरिका का एक प्रांत है फ्लोरिडा प्रांत, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट। अमेरिका में जैसे कि भारत में राज्य होते हैं, वैसे जो अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा और क्यूबा इन दोनों के बीच में एक जल संधि बनती है जिसे हम कहते हैं फ्लोरिडा जल संधि या फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्टेट। और यहाँ पर आ जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर ये जो है ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये है पूरा अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर। तो फ्लोरिडा जल संधि जो है कहाँ पर है? अमेरिका और क्यूबा के बीच में, मतलब अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये कनेक्ट करती है। तो अमेरिका में दो जल संधियां प्रमुख हैं, पहली हो गई फ्लोरिडा जल संधि और दूसरी हो गई यहाँ पर बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब आगे देखें रेसेस। तो यहाँ पर जो नस्ल है वो निग्रो, निग्रो जो है, निग्रो लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। निग्रो रेस कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका में। ओरिजिनल रेसिडेंस मतलब यहाँ के जो मूल लोग हैं, जो मूल नस्ल है यहाँ की वो कौन सी है? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट किस देश की मूल जनजाति या मूल रेसेस है, मूल नस्ल है? तो वो है रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट, अमेरिका की। इसके आगे बात करें साइक्लोन या चक्रवात जिसे हम कहते हैं। साइक्लोन जो जैसे कि भारत में चक्रवात आता है तो हम नॉर्मली उसे चक्रवात ही कहते हैं। ऐसे जैसे अमेरिका का ये वाला जो तट है दक्षिण पूर्वी तट, तो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट में, ये दक्षिण पूर्वी तट, यहाँ पर जो भी साइक्लोन आएंगे या चक्रवात आएंगे तो उन्हें अमेरिका में दूसरे नाम से जाना जाता है, उन्हें हरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं। तो अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन और टोर्नेडो। अब है डेथ वैली, कैलिफोर्निया। तो डेथ वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया जो है एक यहाँ का अमेरिका का एक प्रांत है। अब जो डेथ वैली है वो इसलिए फेमस है क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ का सबसे हॉटेस्ट रीजन या सबसे गर्म स्थान डेथ वैली को माना गया है। अमेरिका का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली। तो डेथ वैली कहाँ पर है? अमेरिका में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। फिर है ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स, ये जो पहाड़ियां हैं, रंगीन पहाड़ियां, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स,
ये सभी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लैक फॉरेस्ट, एक है ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि ये फॉरेस्ट है, ये जंगल नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो आप कंफ्यूज ना होए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला है वो जर्मनी में है, और ब्लैक हिल्स कहाँ पर है? अमेरिका में है। ब्लू हिल्स कहाँ है? अमेरिका में। और ग्रीन हिल्स, ब्लैक ब्लू ग्रीन हिल्स अमेरिका, और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में, जो एक पर्वत है। सेंट लॉरेंस रिवर शेयर बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर बनाती है। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज किलायू सिचुएटेड एट हवाई आइलैंड। तो पूरे विश्व का सबसे सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप एक द्वीप है प्रशांत महासागर में जो अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का द्वीप है हवाई द्वीप। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी। सबसे अधिक मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है। ऐसे ही विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो कोटापेक्सी जो इक्वेडोर में है। ऐसे विश्व का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो गया किलायू। फिर यहाँ की पॉलिटी की बात करें, यहाँ पर कौन सी ट्राइब पाई जाती है? हेदा जनजाति। हेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। हेदा जनजाति अमेरिका। रेड इंडियन, इन्यूट, रेड इंडियन, इन्यूट, ये जो नस्लें हैं कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। पॉलिटी की बात करें, यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, मतलब दो ही पार्टी है। जैसे कि हमारा इंडिया है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं। पर अमेरिका में ओनली टू पार्टी सिस्टम, सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। और यहाँ पर कैसा है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है ये फॉलो करते हैं। भारत में कैसा सिस्टम है? संवैधानिक रूप से देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ। सारी जो एग्जीक्यूटिव या विधायी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती है संसदीय शासन के तहत। पर अध्यक्षात्मक शासन या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? जो रियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के अंदर होती है। तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। प्रेसिडेंट भी याद रखना जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो है पीएससी ने प्रेसिडेंट पूछना भी शुरू किए हैं। एक आध क्वेश्चन वो प्रेसिडेंट से लेकर पूछती है। तो अब अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी से। इंपॉर्टेंट सोर्सेज वी एडॉप्ट फ्रॉम अमेरिका: फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट। तो कुछ जो हमारे भारतीय संविधान में हमने अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली हैं, जिसमें से कुछ खास चीजें हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन और इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। ये मुख्य चीजें हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण करी है। उसके बाद यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर जो कॉलोनी बनाई थी, फ्रांसीसी लोग भी आए थे, स्पेनिश आए थे। पहले तो क्या हुआ, कोलंबस था, उसने सोचा कि मैं भारत की खोज करने के लिए निकलता हूँ। भारत की खोज करने के चक्कर में वो अमेरिका आ पहुंचा। अमेरिका आ पहुंचा तो ऐसे उसने पूरे अमेरिका महाद्वीप की खोज करी कोलंबस ने। खोज करने के बाद फिर धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियां यहाँ आना शुरू हुई और यूरोपीय शक्तियों में फ्रांस और ब्रिटेन जो है सबसे ज्यादा मजबूत शक्तियां थी, जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया या फिर उन्हें कॉलोनी बनाया। तो इन दोनों को लेकर बीच में एक युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर। तो वो हुआ था 1756 से 1763 के बीच में। तो यह युद्ध 7 साल या 7 ईयर्स तक चला था। तो इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध या 7 ईयर वॉर भी कहते हैं। इस युद्ध ने यूरोप में जो फ्रांस और ब्रिटेन है वहां के क्षेत्रों को प्रभावित किया। उसके अलावा भारत में भी इस समय में जो 1756 से 63 का समय है, इस समय में भारत में फ्रांसीसी भी सक्रिय थे और ब्रिटिशर्स भी सक्रिय थे। तो इसका प्रभाव हमें भारत में वांडीवाश के युद्ध में देखने को मिलता है। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था भारत में? 1760 में।
जिसके तहत फिर भारत में फ्रांसीसी शक्तियों का पतन हो जाता है। फिर यहाँ पर दूसरी घटना है बड़ी, बोस्टन टी पार्टी की घटना, जो हुई थी, ये करेक्ट करना, 1773 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 में। तो वही जो यहाँ पर ब्रिटिशों ने शासन कर लिया था अमेरिका पर, तो अमेरिका के सिटीजन्स विद्रोह करते थे, जैसे कि भारत में भी हमने कितने विद्रोह करे, जिसमें से प्रमुख हम 1857 का विद्रोह मानते हैं। उसके अलावा रंपा विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हुए थे भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो सेम यहाँ अमेरिका में भी विद्रोह हुए थे, जिसमें से एक घटना है बोस्टन टी पार्टी की घटना। तो इसमें जो अमेरिका के सिटीजन्स थे, उन्होंने चाय की पेटियां मंगवाई थी ब्रिटिशर्स ने, तो चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 में अमेरिका में। फिर 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को क्या होता है? फाइनली अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका पूरी तरह से ब्रिटिशों के चंगुल से आज़ाद हो जाता है और अमेरिका को आज़ादी मिलती है। जॉर्ज वॉशिंगटन रिप्रेजेंट अमेरिका, और जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने आगे जाकर जॉर्ज वॉशिंगटन, इनके नेतृत्व में अमेरिका जो है आज़ादी प्राप्त करता है। इकोनॉमिकल फैक्ट देखें यहाँ पर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका सबसे बड़ा नेचुरल गैस का उत्पादक है, प्राकृतिक गैस। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है पूरे विश्व में? तो वो है अमेरिका। नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका। और भंडार की दृष्टि या रिजर्व की बात करें, रिजर्व भंडारण की दृष्टि से रशिया प्रथम है। नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका, और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडारक या रिजर्वायर कौन है? रशिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन या मेज प्रोडक्शन कहाँ होता है? अमेरिका में। और इसके लिए एक मंडी प्रसिद्ध है, सेंट लुइस मंडी। सेंट लुइस मंडी अमेरिका में है, मक्के के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कॉफी के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? सेंटोस बंदरगाह। तो कॉफी के लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध है? साओ पोलो मंडी। ऐसे मक्का के लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध है? सेंट लुइस मंडी, अमेरिका। फिर कॉपर माइन मतलब तांबे की खान है यहाँ पर, बूटे खदान। बूटे माइन या बूटे खान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी माइन फेमस फॉर आयरन ओर। तो मेसाबी खदान जो है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। दो ही हमें याद रखना है मेजर, पहली याद रखनी है बूटे माइन, बूटे खान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा या कॉपर के लिए। और मेसाबी माइन या मेसाबी खदान लोह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोह अयस्क के लिए। फिर यहाँ पर बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर, अमेरिका सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका में मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सल्फर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और उसके अलावा मक्का और नेचुरल गैस का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दो यहाँ पर खदानें हैं, तांबे की बूटे खदान और मेसाबी खदान लोह अयस्क के लिए। आगे बात करें कंपनीज, अमेरिका की कौन कौन सी कंपनी फेमस है? कभी कभी कंपनी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फेसबुक कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऐसे एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। अमेजॉन, इसके फाउंडर है जेफ बेजोस। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन। इसके अलावा अल्फाबेट, पेप्सिको, मैकडोनाल्ड और एचपी इसका फुल फॉर्म होता है हेवलेट पैकार्ड। तो ये सारी कंपनियां कहाँ की है? अमेरिका की कंपनियां हैं ये सारी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मिसलेनियस की, मेजर कंपनी कौन सी होगी यहाँ पर? फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, वॉलमार्ट, अल्फाबेट, पेप्सिको, मैकडोनाल्ड, एचपी, ये सभी कहाँ की कंपनियां हैं? अमेरिका की कंपनियां हैं। अब मिसलेनियस की बात करें, विविध से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लार्जेस्ट स्टेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है ये, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो न्यूयॉर्क अमेरिका में लोकेटेड या स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। डेट्रॉइट फेमस फॉर कार इंडस्ट्रीज, डेट्रॉइट यहाँ की एक सिटी है, एक शहर है जो कार इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कार इंडस्ट्रीज तो रेमिडिया ऑटोमोबाइल्स कर लीजिए,
ऑटोमोबाइल्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे ही भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। एक्रोन फेमस फॉर सिंथेटिक रबर एंड टायर। तो एक्रोन यहाँ का एक शहर है अमेरिका का, जो इसलिए फेमस है, सिंथेटिक रबर और टायर के लिए प्रसिद्ध है। लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है? अमेरिका में है, और नाम क्या है उसका? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह। सिलिकॉन वैली फेमस फॉर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन वैली एक सिटी है, एक शहर है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो ऐसे ही इंडिया में, इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं हम? बेंगलोर को कहते हैं, क्योंकि बेंगलोर भी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस माना जाता है। तो भारत का या इंडिया की सिलिकॉन वैली हम किसे कहेंगे? बेंगलोर को। और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पीथमपुर मध्य प्रदेश। फिर लॉस एंजल्स फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री। लॉस एंजल्स किस लिए फेमस है? फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और एक आता है फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल ये होता है कैंस, फ्रांस में। कैंस, फ्रांस। दोनों में कंफ्यूज ना हो। फिल्म इंडस्ट्री लॉस एंजल्स अमेरिका, और फिल्म फेस्टिवल या फिल्म सिटी किसे कहते हैं? कैंस, फ्रांस को। वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कहाँ पर बना था पहली बार? अमेरिका में। विश्व का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन नेशनल पार्क। बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड कनाडा 49 डिग्री पैरेलल। जो अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा, जैसे कि भारत को ले लो, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच की सीमा को हम रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। भारत और चाइना के बीच की सीमा को मैकमोहन सीमा कहते हैं। इसी तरह अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री पैरेलल सीमा कहाँ पर है? अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर को 49 डिग्री पैरेलल कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 49 डिग्री लैटिट्यूड जो है अक्षांश गुजरता है 49 डिग्री पैरेलल। हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक सिचुएटेड इन वॉशिंगटन। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। हेडक्वार्टर ऑफ UNO एंड यूनिसेफ। UNO राष्ट्र संघ या यूनिसेफ, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है भारत की? इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। एज इट इज जो अमेरिका है उसकी स्पेस एजेंसी है नासा, और स्थापना हुई थी 1958 में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन कौन सा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा? शिकागो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, शिकागो अमेरिका। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये है इंडिया में, गोरखपुर इंडिया। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में, दूसरा रेलवे जंक्शन है जो शिकागो अमेरिका में है, और तीसरा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो गोरखपुर इंडिया में है। सैन फ्रांसिस्को ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। यहाँ पर एक सैन फ्रांसिस्को शहर है अमेरिका में जिसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इसके अलावा हम सैन फ्रांसिस्को को लेकर इंडिया के से लिंक करेगा सैन फ्रांसिस्को को, तो यहाँ पर भारत के लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी की स्थापना करी थी, गदर पार्टी की स्थापना। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। और सैन फ्रांसिस्को को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। यूएसए इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 6 अप्रैल 1917। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था, कब से कब तक चला था पहला विश्व युद्ध? 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। तो
तो इसमें अमेरिका ने कब पार्टिसिपेट किया था? 6 अप्रैल 1917 को पार्टिसिपेट किया था। विश्व युद्ध में अमेरिका कब कूदा? 1917 में। वुड्रो विल्सन वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहले विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे वुड्रो विल्सन। अब आगे बात करें, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वाज प्रेसिडेंट इन द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पहला विश्व युद्ध हो गया, समाप्त हो गया 1918 में। फिर दूसरा विश्व युद्ध होता है, कब होता है? 1939 से 1945 तक चलता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। पहले विश्व युद्ध के समय में थे वुड्रो विल्सन और 1917 में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था और दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। द कैपिटल ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन डीसी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पोटोमेक रिवर। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी। वॉशिंगटन किस नदी के किनारे पर है? पोटोमेक नदी। ऐसे यहाँ पर न्यूयॉर्क है, एक शहर है न्यूयॉर्क, वो किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। कौन सी नदी? हडसन नदी। पोटोमेक नदी के किनारे वॉशिंगटन स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो पहले विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू हुआ करता था। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया है जो भारत में, गुजरात में स्थित है। और जो पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था वो कहाँ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेशनल गेम ऑफ अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम कौन सा है? बेसबॉल। अब हम थोड़ी सी करंट की बात कर लेते हैं कि करंट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अमेरिका से। तो इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक है लेमोआ एग्रीमेंट, दूसरा है कोम-कासा एग्रीमेंट और लेमोआ एग्रीमेंट, कोम-कासा एग्रीमेंट और एक है 1-2-3 एग्रीमेंट। तो 1-2-3 एग्रीमेंट जो है हमने साइन किया था अमेरिका के साथ। इसके तहत क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको लेकर शांतिपूर्ण उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसका सप्लाई जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा न्यूक्लियर पावर का। तो 1-2-3 एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुआ था न्यूक्लियर पावर को लेकर, परमाणु ऊर्जा को लेकर। फिर दूसरा है कोम-कासा एग्रीमेंट, ये भी अमेरिका और भारत के बीच में जो है साइन हुआ था। कोम-कासा एग्रीमेंट साइन हुआ था 2018 में। कोम-कासा साइन हुआ था 2018 में और ये कम्युनिकेशन, संचार को लेकर साइन हुआ था। इसमें क्या है कि उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास जो डाटा को इंक्रिप्ट कर सके। मान लो हमारी मिलिट्री किसी से बात कर रही है और हमारी मिलिट्री की जो बात हो रही है उसको किसी ने हैक कर लिया है, हमारे दुश्मन या एनिमी कंट्री ने उसे हैक कर लिया है, तो उसके लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिसमें हमारा डाटा जो है इंक्रिप्टेड, एक कोड वर्ड के फॉर्म में सामने वाले के पास जाए, जिससे अगर एनिमी कंट्री उसको हैक भी कर रही है तो वो उस इंक्रिप्टेड रहेगा डाटा, तो उसे पढ़ नहीं पाएगी। तो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो है हमें अमेरिका से इसमें मिल जाएगा, फिर डाटा सिक्योरिटी हो जाएगी एक तरह से। और दूसरा है लेमोआ एग्रीमेंट। तो लेमोआ साइन हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में 2016 में। लेमोआ साइन हुआ था 2016 में। इसके तहत क्या है, भारत की मिलिट्री और अमेरिका की मिलिट्री, दोनों मिलिट्री एक दूसरे के बेसेस को, मिलिट्री बेस, नेवल बेस को यूज कर सकती है। तो भारत के तो इतने ज्यादा बेस है नहीं, लेकिन अमेरिका के बेस जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में अमेरिका के बेसेस हैं, तो हमारी मिलिट्री उनके सारे नेवल बेस या मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि हमारे कंट्री का कोई शिप है तो मिलिट्री को उनको रिफ्यूल करना